अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम सुहाना होता चला जा रहा है, लेकिन सुहाने मौसम के साथ साथ बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे शहर फैसलाबाद इस वक्त दो चार है। अब वो मसाइल कौन कौन से हैं? उनके अंदर पार्किंग का मसला आ जाता है, उनके अंदर तजावजात का मसला आ जाता है, कोरोना के हवाले से सिचुएशन किस तरह की है शहर के अंदर और इंतजामिया उसके ऊपर क्या करने जा रही है। पार्किंग के अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको वक्तन फवक्तन आज हम गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम मौजू को जो है वो जेर बहस लाएंगे। फैसलाबाद की अगर खासतौर पर बात की जाए, फैसलाबाद जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार होना शुरू हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिरता चला जा रहा है और हवा में माहौलियाती आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से भी आज खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमने जो गेस्ट जिनको दावत दे रखी है, हमारे कोविड के हीरो हैं और उन्होंने बड़े बेहतरीन इंतजामात शहर फैसलाबाद के अंदर किए और यही वजह थी कि शहर फैसलाबाद के अंदर बाकी शहरों की निस्बत बहुत कम कोविड के केसेस थे। तो मेरी मुराद जनाब डीसी मोहम्मद अली साहब से है, तो वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। सर, क्या कहेंगे आप? शहर में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं और खासतौर पर बात की जाए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ती गई। आबादी बढ़ने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया गया उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? 2015 में भी मास्टर प्लान तैयार किया गया था और इससे पहले भी कई बार तैयार किया गया, इंप्लीमेंटेशन उसके ऊपर होती हुई नजर नहीं आती। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि फैसलाबाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब है पूरे पाकिस्तान का। तो इनिशियली इट वाज अ प्लान्ड सिटी और बल्कि पिछले दिनों जब हम ये एंटी इंक्रोचमेंट की एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारे इल्म में आया कि 1965 में एक ओडीपी उसको कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें पूरे शहर का एक नक्शा जो था वो मौजूद था और फिर हमने उसी को एज अ बेस लाइन जो है वो स्टार्ट किया एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से। उसके बाद फिर आई थिंक 1995 में एक्सपायर हो गया। उसके बाद पेरी अर्बन प्लान एक बनाया गया और अब जो है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसलाबाद का नेक्स्ट 20 इयर्स का जो मास्टर प्लान है उस पर काम कर रही है और वो फाइनल स्टेज में है और वो इंशाल्लाह 23 मार्च को नेक्स्ट ईयर जो है उसकी इनाग्रेशन लॉन्च करेंगे उसकी फॉर्मल, और वो 2041 तक जो है वो इस शहर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जोनिंग के हवाले से या जो इस शहर में अगर कहीं रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है या शहर की जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उसके हवाले से तमाम जो नीड्स है उसको केटर फॉर करेगी। अच्छा सर, क्या कहेंगे तजावजात के हवाले से? बड़ा एक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब अहकाम जारी किए गए, एसीसीटी और आपकी टीम, आप खुद भी इसके ऊपर काफ़ी एक्शन करते हुए नजर आए। बहुत सारे मकानात गुलाम अहमदाबाद में गिराए गए और भी बहुत सारी जगहों पे एक्शन लिया गया, लेकिन यूं महसूस होता है घंटाघर के 8 बाजार जो हैं उनको पता नहीं कोई परमिट है उनके पास, उनके खिलाफ तजावजात के खिलाफ एक्शन होता है, दोबारा से आ जाती हैं। और अगर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी आप बात कर रहे हैं देखा जाए तो 8 बाजारों के जो गोल हैं, मतलब 8 बाजार के 8 गोल बनते हैं और उनके 16 कॉर्नर्स बनते हैं। उन 16 कॉर्नर्स के ऊपर कुछ ना कुछ जगह उस वक्त छोड़ी गई थी जो टांगे वगैरह खड़े करने के लिए, पार्किंग के लिए और इस तरह की जगहों के लिए मखसूस की गई। और इसके साथ साथ सर्कुलर रोड की दुकानों की अगर बात की जाए, इन तमाम लोगों ने रजिस्ट्रियां अपनी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है वो चेक करवाने के लिए भेजी हुई हैं, अभी तक वापस नहीं आई, उस पर एक्शन रुक गया है। आप क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा कि जल्द अज जल्द भेजा जाए ताकि ये मामला क्लियर किए जाएं तजावजात के? जी देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे तो जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि एक जितने 16 इनके पॉइंट्स बनते थे वहाँ पर उस वक्त कोई तांगा स्टैंड या कोई इस तरह की शहर की ज़रूरियात के मुताबिक उन्होंने प्लान करके जगह छोड़ी हुई थी, जो कि वक्त के साथ साथ लोगों ने इनक्रोच कर ली। उसमें कुछ हमारे इदारों की गफलत भी थी, कुछ शायद एक दो जगह पे कनेवेंस भी हुई होगी जिसकी वजह से उन लोगों ने ये स्टेट लैंड जो है उस पर कब्जा भी किया और फिर उसके बाद उसकी सेल परचेज भी स्टार्ट हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने 450 से ज़ायद 466 स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो वहाँ मुख्तलिफ कियोस्क बने हुए थे, खोखे बने हुए थे, वो हम लोगों ने डिमोलिश किए हैं यहाँ पर। और 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई पुराना अपना उसमें उन्होंने जगह छोड़ी हुई थी, उसको हमने डिमोलिश करवाया है। और एक आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है।
एक जो खोखा है उसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान है। बिल्कुल। तो तकरीबन ये 450 जो हम बता रहे हैं हमने डिमोलिश किए वहाँ स्ट्रक्चर्स, 4 अरब रुपए से जायद की वहाँ प्रॉपर्टी पर वागजार प्रॉपर्टी करवाई। जो है वो हमने वागजार कराई। और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ लोगों ने तो हमें रजिस्ट्रीज दिखाई, वो जब हमने अपने रिकॉर्ड से चेक किया तो वो रिकॉर्ड से टैली नहीं करती थी, उनके खिलाफ तो हमने एक्शन ले लिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अपेरेंटली वो दिखाते हैं कि परमिशन मौजूद है, तो वो वहाँ से हम वेरीफाई करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी वहाँ से जल्द हमें उसका जवाब आ जाएगा। तो जैसे ही हमें वहाँ से जवाब आता है, अगर उसमें ज़ाहिर है उनकी वो मलकियत नहीं बनती या लीगल तरीके से उन्होंने अलॉट नहीं कराई हुई, तो हम उनके खिलाफ भी बिल्कुल एक्शन लेंगे। और इसमें जिस तरह आपने गुलाम अहमदाबाद का जिक्र किया, वो हमारे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट और बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ गरीब लोग थे, 3-3 मरले के घर थे, उन्होंने आगे 1-1, 2-2 मरले इंक्रोच किए हुए थे। 47 पार्क्स थे, उन 1600 से ज़ायद स्ट्रक्चर्स लोगों के बने हुए थे। उन 1600 स्ट्रक्चर्स को हमने डिमोलिश किया, उसके लिए हमें कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं मिले। अब हम ये चाह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने जो एरिया रिट्रीव कर लिया है उसको हम रिस्टोर भी करें टू इट्स ओरिजिनल, जो भी अगर वो पार्क था तो उस तरीके से वो पार्क बन जाए और वहाँ के जो लोकल हैं वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो हम अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, और इसमें ऐसी कुछ लोगों को शायद एतराज़ होता है कि जी हम छोटे लोगों पे हाथ डाला है हमने बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों पे भी कार्रवाई की है। हमारी मेन रोड्स हैं उनके ऊपर कमर्शियल प्लाजास थे उनको हमने किया, बहुत सारे वेडिंग आपकी मैरिज हॉल्स थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। तो अक्रॉस द बोर्ड हो रही है विदाउट एनी फेवर और फियर। सर क्वेश्चन इज दैट के इंक्रोचमेंट पे एक्शन लिया गया, बहुत अच्छी चीज़ है और लेना भी चाहिए क्योंकि इस शहर को हमने साफ सुथरा बनाना है। गुलाम अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पे 2000 से जायद मकानात जो है वो गिराए गए। कहा यह जा रहा था कि पीएचए की जगह थी जिसके ऊपर बनाया गया इंक्रोचमेंट। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पीएचए की जगह पे कारपोरेशन को किसने इजाजत दी कि पीपीसी रोड वहाँ पे तैयार कर दे? इसके ऊपर सर कोई एक्शन नहीं इंतजामिया की तरफ से लिया गया? जी, सबसे पहले तो हमने 2000 घर नहीं गिराए, 1600 मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर्स थे जो कि 3 मरले जिनका फॉर एग्जांपल घर था, तो उन्होंने 1 या 2 मरले जो आगे एक्सटेंशन की हुई थी हमने वो गिराई है। तो ये उस तरीके से घर नहीं थे। दूसरी चीज़ ये कि एक इदारा है फाटा, ये बेसिकली उनको ट्रांसफ़र हुई थी और ये उन्हीं की इस वक्त ओनरशिप है। तो इसमें से 2-3 पार्क्स ऐसे थे जो कि पीएचए को हैंडओवर किए गए थे। बाकी ये जो इदारा फाटा है उसी की मलकियत है और उन्हीं के कंट्रोल में है। तो बाकी कुछ जगहों पे ऐसा ज़रूर हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जड़ावाला रोड पे पार्किंग का जो एरिया हमारी ग्रीन बेल्ट थी उसको पार्किंग में कन्वर्ट किया गया और उसमें कुछ गवर्नमेंट के फंड्स भी इस्तेमाल किए गए सीसीबी के थ्रू। उस वक्त 80-20 जो एक फार्मूला होता था कि 20% आप कंट्रीब्यूट करें, 80% गवर्नमेंट आपको करेगी। उस तरह की स्कीम्स के ज़रिए वहाँ पर सोलिंग करवा के वो जगह जो है किसी प्राइवेट शख्स की पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल होती रही। कानूनी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर जिस वक्त ये हुआ होगा मुझे उन हालात का इल्म नहीं है, तो जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना था, हमने फिर एक्शन लिया। अच्छा सर, खास तौर पे बात की जाए घंटाघर के 8 बाजारों में, आपने कहा कि 4 अरब से जायद की प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की छुड़वाई गई। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उस दौर में, जिस दौर की वो बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रियां लेके फिर रहे थे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है या फलां चीज की है, किसी ना किसी की इजाजत पे तो वहां पे बैठे होंगे ना। अब जिस अफसर ने उनको इजाजत दी या उन्होंने पैसे जो लगाए, उनका कहना था बतौर ताजर कह रहे थे हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, उनके बिजली के मीटर भी लगे हैं, वो भी बिजली के किराए भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर महकमा औकाफ को किराए भी उनके तरफ से जा रहे थे। अब अगर वो नाजायज थी, इसके बावजूद किराए जा रहे थे, तो गवर्नमेंट को चाहिए था जब उनको गिराया गया उसके अल्टरनेट कोई प्रॉपर्टी उनको दे दी जाती, क्योंकि उन्होंने तो करोड़ों की खरीदी। आपने खुद बताया सर 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती थी, इसके लिए कोई स्ट्रेटजी? जी देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया कि इसमें ज़ाहिर है कुछ गफलत भी हमारे अमले की आती है, कुछ इदारों की, और कनाइवेंस भी होती है जिसकी वजह से अब एक यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर था, एक गवर्नमेंट के इदारे को एक जगह अलॉट की गई जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती रही, और तकरीबन 50-60 साल से ज़ायद वो ये सिलसिला ऐसे ही चला आ रहा था और गवर्नमेंट के किटी में कोई पैसे नहीं जा रहे थे। तो आपकी मुराद हजारा होटल से तो नहीं?
जी, हज़ारा होटल का भी फिर ये कोर्ट में भी केस चला, तो उसमें फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस मामले का नोटिस लिया। तो बुनियादी तौर पे देखिए, स्टेट की जो लैंड है उसका रेवेन्यू या उसकी जो तमाम टाइटल से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही इख्तियार होता है। तो अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें इंक्रोचमेंट के साथ नॉन कन्फॉर्मिंग यूज़ का भी उन्होंने कहा हुआ है। तो नॉन कन्फॉर्मिंग यूज़ का मतलब ये है कि अगर एक जगह आपको किसी खास मकसद के लिए अलॉट की गई थी, फॉर एग्जांपल आपको अगर एक जगह हॉस्पिटल के लिए या ग्रीन बेल्ट के लिए या किसी और मकसद के लिए मुख्तस की गई थी और उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये नॉन कन्फॉर्मिंग यूज़ की डेफिनेशन में आता है। तो वो हम उसमें जहाँ कन्वर्जन हुई है विदाउट द अप्रूवल ऑफ जो भी उस वक्त की अथॉरिटी थी, उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है कि जी फलां साहब उस वक्त के जो थे वो इसमें मुलविस थे, तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि आम आवाम सर नहीं जानती और आप बड़ी जबरदस्त तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कन्वर्जन की वजह से या इसके अलावा दीगर मसाइल की वजह से उनको किसी ना किसी वजह से डिमोलिश किया गया। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इन चीजों के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, आज का सवाल आपसे पूछ लें कि पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप किस सन में जीता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो किस साल में जीता। जीतने वाले जो खुशनसीब होंगे, जो वाउचर्स जीतना चाहते हैं बुलेवार्ड मॉल की तरफ से, उनको क्या करना होगा कि मोबाइल उठाना है और आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इसका जवाब लिख के ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले 5 खुशनसीबों को बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स फराम किए जाएंगे। मैं दोबारा से आज का सवाल रिपीट कर दूं कि पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में जीता। तो जनाब जल्दी से मोबाइल उठाएं और टेक्स्ट करें हमें ताकि आप वाउचर जो है वो जीत सकें। तो ब्रेक के बाद हमें जफर डोगर साहब, हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। सर डीसी साहब मौजूद थे और इंक्रोचमेंट के हवाले से गुफ्तगू जो है वो जारी थी। पार्किंग के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे शहर के, और ये देखने में मिला कि पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन भी चोरियों के अंदर मुलविस है। सीसीटीवी एक पिछले दिनों आई थी कचहरी बाजार की, जिसके अंदर दिखाया गया था कि पार्किंग का ही मुलाजम अगर उसको चाबी पकड़ाते थे बाइक या गाड़ी पार्क करने के लिए तो उसकी डुप्लीकेट बनवाता था, और जैसे ही 3 से 4 दिन बाद कोई ताजर आता था उसी मोटरसाइकिल को चाबी लगा के चोरी करके ले जाता था। और ये भी कहा जाता था, उसने ये बयान दिया इस चीज में कि आपके अफसरान जो है हमारे जो पार्किंग कंपनी के, वो भी इसमें मुलविस हैं। रेल बाजार के अंदर उसके खिलाफ FIR हुई थी और 1.5 महीने के अंदर 32 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जो है वो सर चोरी हुई थी। सर इसके ऊपर आप रोशनी डालें थोड़ा, क्या कहेंगे? अच्छा हनान, ये चीज़ नहीं मैं मान सकता कि अफसरान मुलव्वस हो मोटरसाइकिल चोरी में। ये बड़ी अजीब सी बात है। सर उसने ये बयान दिया था। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी सर, कि उसका ये दावा जो बिल्कुल गलत है। पकड़ा गया तो बाद फिर वो समझते होते हैं कि शायद इस तरह कहने से हमें को बचा लेगा। ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मान सकता कि अफसरान इस लेवल पे आ जाएंगे, मतलब मोटरसाइकिल चोरी में। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स का फेल होता है। हमारे अदारों में मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं कि वो कोई भी हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं कुछ हैबिचुअल होते हैं, पेशावर चोर होते हैं, पेशावर डाकू होते हैं। कुछ हालात के मारे मजबूरियों की वजह से आ जाते हैं। उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हर मुजरम के हर उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर कैटेगरी के वो होते हैं। तो ये होता है हमारी सोसाइटी में, बहुत कुछ और भी होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि डीसी साहब ने तजावज़ात पे क्या कहा। थोड़ा सा मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखते हैं। वो यकीनी तौर पे एक अच्छा अफसर वही होता है जो अगर कुछ हदायत, कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या आला अदलिया की तरफ से मिलती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। और उस हवाले से हम देखते हैं कि फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है और फैसलाबाद के डीसी साहब और AC सिटी और AC सदर बड़े मुतहरक नज़र आते हैं। लेकिन एक होता है, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग भी लाहौर में करता रहा हूँ, तो मुझे एक होता है कि एक अदालतें कई दफ़ा कहा करती हैं कि इन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया अपना। तो एक कानून होता है, एक इंसाफ होता है। कानून और इंसाफ को अलग अलग नहीं कर सकते आप। कानून के तकाज़े बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होते हैं और इंसाफ के मुख्तलिफ होते हैं। तो
अगर आप आज 1965 का या 1962 का, मुझे नहीं पता किस किस सन में नक्शे बने हुए थे, 1912 का या कोई पुराने नक्शे लेके बैठ जाएंगे तो आधा शहर गिराना पड़ जाएगा आपको। क्या उन तमाम को भी पकड़ा गया है? उन तमाम अफसरान को जब जब वो यहाँ तैनात थे और उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था, या जिनकी इजाज़त से सब कुछ हो रहा था, यकीनन किसी एक को भी नहीं पकड़ा गया होगा। तो क्या होता है कि लोग मुख्तलिफ तरह से, बाज़ लोगों ने एक से दूसरे से ख़रीदी होती हैं जायदादें, किसी ने किसी से ख़रीदी होती है, किसी ने कॉरपोरेशन से खुद इजाज़त लेके बनाया होता है, उसकी रजिस्ट्रियाँ उनके पास होती। तो इंसाफ ये कहता है कि उनको, उनकी बजाय उनको इस तरीके से डील किया जाए कि उनका लॉस ना हो। और उस वक्त अगर सरकारी हुक्काम जो थे वो अगर खामोश रहे तो असल मुजरिम वो बनते हैं। तो इसमें इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ हैं, कानून के मुख्तलिफ हैं। कानून यही कहता है कि आपको ऑर्डर्स हैं, आपने गिरा देनी है। तो कानून की हद तक तो बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, सब कुछ। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि आप देखते हैं वजारत कानून और इंसाफ, कभी वजारत कानून नहीं अकेली होती, कानून और इंसाफ। तो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा नहीं चल सकता, जुल्म पर किसी मुआशरे की बुनियाद नहीं हो सकती। तो हमारे जो अमाल, वो एक्ट, वो हमारे इंडिविजुअल्स के हों, हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ जो नुमाइंदा लोग हैं उनके, या अम्माल हुकूमत के हों। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की नहीं। जब इंसाफ नहीं होता है इसका मतलब जुल्म है, इंसाफ की ज़िद जुल्म है। तो जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर आला अदलिया का ये हुक्म था, अच्छा इसमें थोड़ा सा आप अफसरान की थोड़ी सी बात कर लें। मैंने जहाँ तक उस ऑर्डर को देखा था तो उसमें ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स और इस तरह की उसमें जो तजावज़ात थी उनको गिराने की बात की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें उससे बढ़कर आगे की गई। लेकिन अगर इक्वालिटी है, कानून सब के लिए बराबर है, तो फिर जो सरकारी दफातर बने हुए हैं ग्रीन बेल्ट्स में, महकमा जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी 12 इमारतें वो ग्रीन बेल्ट्स में बनी हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी गिराई गई होगी। सर इस हवाले से फिर डीसी साहब से पूछते हैं। सर थोड़ा सा आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो सरकारी इमारत हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन? जी देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र किया था कि हम अक्रॉस द बोर्ड एक्शन ले रहे हैं और हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पे मसाजिद भी बनी हुई हैं, मदारिस भी बने हुए हैं और इस तरह के सरकारी दफातर भी बने हुए हैं। तो इनको हमने गिराना है, मगर ये कि थोड़ा सा हमने इनको एंड पे रखा हुआ। उसकी वजह यह है कि सरकारी दफातर को हमें कोई सब्स्टिट्यूट जगह जो है वो अलॉट करनी होगी और हम उसके लिए हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई ट्रैफिक ऑफिस बना हुआ है तो वो एक पब्लिक के लिए ही एक फैसिलिटेशन है। तो अगर हम उसको ओवरनाइट जाके गिरा देते हैं तो अगले दिन ज़ाहिर है पब्लिक सफ़र करेगी। इसी तरीके से जहाँ पर मदारिस या मसाजिद हैं तो वो एक थोड़ा सा सेंसिटिव इशू होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उनको भी इंशाल्लाह हम डिमोलिश करेंगे, मगर ये कि वो हमारी इस वक्त ज़रा थोड़ा सा बैक बर्नर पे उस तरीके से है। मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें जो सरकारी एहलकार मुलव्वस रहे हैं उनके खिलाफ अगर हमें कोई कंप्लेंट आती है तो इंशाल्लाह इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करने के लिए हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और एक दो जगह पे जहां हमारे इल्म में आई है हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया भी है। अच्छा सर, पार्किंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? बर वक्त आपकी तरफ से तब कार्रवाई भी की गई थी और पार्किंग कंपनी के जो मुलाजमिन थे उनको निकाला भी गया था वहां पे, और एसी सिटी ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। ताजरों के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर उन्होंने अफाम तफहीम के साथ मामला जो है वो सुलझाए थे। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि पार्किंग कंपनी का ऑडिट सर क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या वजह है? और ऑडिट रिपोर्ट शो क्यों नहीं की जा रही अगर हुआ है तो? जी देखिए, मैंने इस पार्किंग कंपनी का 3 साल का स्पेशल ऑडिट करवाया। उसके अंदर कोई बहुत मेजर ऐसी चीज़ पॉइंट आउट नहीं हुई, छोटी मोटी रेगुलरिटीज़ थी, वो भी कोई लीगैलिटी नहीं थी। तो वो हम उनको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं और जहाँ पर हमें कोई जवाब तलबी की ज़रूरत पड़ी वो हमने मुतल्लिका अफसरों से पूछा भी था। देखिए, आइडियल अगर आप सिचुएशन में देखें तो शायद ये पार्किंग कंपनी अगेन आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स को मीट ना करती हो, मगर मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा काम कर रही है फैसलाबाद में। ये अगर आप इसको कंपेयर करें जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्हें आए दिन हमारे पास कंप्लेंट्स आई होती हैं, ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं, वहाँ चोरियाँ भी होती हैं, वहाँ और लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान भी होता है। उसके मुकाबले में जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स हैं पार्किंग कंपनी से मुतल्लिका वो बहुत कम है। और बीच में चंद एक काली भेड़ें ज़रूर हर जगह होती हैं, तो वो इस तरह की कोई स्पेसिफिक एक दो चीज़ें हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। और बाकी मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस
और जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो बाकी इसकी रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से ऑलरेडी कोई मीटिंग्स चल रही हैं, तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। और शहर का एक बड़ा जेन्युइन इशू है यहाँ का पार्किंग प्लाजा। अब वो 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, फंडिंग ना होने की वजह से जाहिर है वो उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा सकते। हमने जो हमारा 8 बाज़ार का इलाका है इसको पेडेस्ट्रियनाइज भी किया और हमने 5 जो है इस क्लॉक टावर के आसपास जगह आइडेंटिफाई करके लोगों को पार्किंग के लिए दी हुई। मगर हमारा चूंकि कल्चर जो है उसमें पैदल चलना लोगों को उस तरीके से अभी आदत नहीं है, तो उस वजह से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी दुकान या अपने घर के बिल्कुल सामने जाके पार्किंग करे। तो उसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये हमारा पार्किंग प्लाजा बन जाता है और ये इंक्रोचमेंट में हम जो शहर के ये क्लॉक टावर के आसपास जो मुख्तलिफ जगह हम रिट्रीव करवा के उनको अगर पार्किंग के लिए यूटिलाइज कर सकें तो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी क्लॉक टावर और उसकी सराउंडिंग्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, ये पार्किंग के इश्यूज जो हैं ये संगीन होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन? अच्छा, मैं डीसी साहब से मैं चाहूँगा हमें एनलाइटन करें कि वो सर रेजोल्यूशन की बात चल रही थी पार्किंग कंपनी की, फैसलाबाद और लाहौर की दोनों जो पार्किंग कंपनियों को डिसॉल्व कर दिया जाए, वो मामला क्या हुआ, कहाँ जी? तक उसमें चूंकि नया जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया उसके तहत ये अब सिर्फ मैंडेट है हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कि वो किसी जगह पे पार्किंग जो है वो किसी को उस तरीके से एग्रीमेंट भी कर सकती है, अलॉट भी कर सकती है। तो अब उसकी दो सूरतें हैं, या तो ये कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए या फिर ये एक एग्रीमेंट कर ले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ। तो इन दोनों मोडेलिटीज़ पे काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी हमारी सीनियर्स जो हैं वो इस पे डिसाइड करेंगे या कंसर्न डिपार्टमेंट्स का इस पे मौक़िफ़ होगा, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह इसका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेंगे। सर माहौलियाती आलूदगी के हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डीसी मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर माहौलियाती आलूदगी के ऊपर इंतजामिया मुतहरक नजर आती है और जो जिगजैग टेक्नोलॉजी भट्टों के अंदर यूज की जा रही है उसे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काफी जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहर के अंदर आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ट्रैफिक की है और इसके साथ फिर हमारी जो ये ब्रिकलेंस ईंटों के भट्टे आ जाते हैं और फिर उसके बाद इंडस्ट्री का नंबर आता है। तो ट्रैफिक के ख़िलाफ़ भी जो इनकम्प्लीट कंबस्शन है या उस तरीके से प्रॉपर अगर उनके इंजन की हालत ठीक नहीं है वो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं, धुआं देने वाली जो गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने एक मेजर क्रैकडाउन किया हमारी जो ब्रेक लेंस जहाँ पर वायलेशन हो रही थी। एक तो हमारे पास तकरीबन 469 इस वक्त टोटल यहाँ पर ईंटों के भट्टे हैं, जिनमें से 50 के करीब जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कर रहे हैं कन्वर्ट अपने लिहाज से। एक कंप्लेंट ये थी कि कुछ भट्टों को जब सील करवाया गया तो वो चोरी छुपे उसको यूज़ अपना इस्तेमाल भी करते हैं। बाज़ में ये शिकायत थी कि वो रात के वक्त उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमने ऐसे जितने थे तकरीबन 31 कल हमने FIRs दी हैं और 200 से ज़ायद की इंस्पेक्शन की है। तो आज भी हमारा ये पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये ईंटों के भट्टों की हद तक जो है वो कोई वायलेशन जो है वो रिपोर्ट ना हो। बाकी हमारे कंट्रोल रूम में भी अगर कोई शिकायत आती है तो हमारी टीम हमारा जो माहौलियात का यहाँ पर महकमा है वो उसमें फौरी तौर पे कार्रवाई करता है। बाकी ट्रैफिक मैंने आपको बताया वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आती है वो आजकल हमें वैसे ही लोग व्हाट्सएप वगैरह पे या टेलीफोन पे इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है कि आम तौर पे रात के वक्त ख़ास तौर पे जहाँ पर टायर्स वगैरह या कोई कपड़ा या लंडा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो
कंट्रोल की जा रही है। जी, हमारे इल्म में जहां आती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के हवाले से क्या कहेंगे? सूरत हाल वहाँ की कुछ ख़राब है, अगर वॉशरूम्स वहाँ पे देखे जाएं उनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत सारा काम भी होने वाला है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान जो है वो दिलवाना चाहता हूँ। हमारे पास पिछले दिनों एक आयशा लड़की थी जो कि माजूर थी हाथों पैरों से, लेकिन बेहतरीन आर्टिस्ट थी, अपने फेस को यूज़ करते हुए पेंटिंग्स जो है बनाती थी। उनका ये कहना था कि मरने के बाद शख्स को 4 कंधों पे उठाया जाता है। हमें जिस जगह भी जाएं, चाहे बैंक जाएं, पार्क्स जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, स्कूल जाएं, आर्ट काउंसिल जाएं, वहां पे उनके लिए कोई ट्रैक नहीं ऐसा बनाया गया जिससे व्हील चेयर को चला के उनको जिंदा होने के बावजूद 4 घंटों पे जाने की जो है वो जहमत करनी पड़ती है। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? और आर्ट काउंसिल की जो सूरत हाल है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये कि हमारी जो डीपीडीसी में बाकी जहाँ पर हम नक्शे वगैरह अप्रूव करते हैं, अब जितनी भी बिल्डिंग्स हमारे पास अप्रूवल के लिए आती हैं उसमें हम ये रैंप ज़रूर उसमें इंश्योर करते हैं कि मौजूद हो, ताकि जो पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैं वो हमारे ज़ाहिर है इस माशरे का हिस्सा हैं, एक अहम हिस्सा हैं, और उनको उतना ही हक है जितना एक आम आदमी को, जिसको अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतों से नवाजा है। तो ये चीज़ तो हम इंश्योर करते हैं। बाकी आर्ट्स काउंसिल में चूंकि फंड्स का थोड़ा सा इशू रहा है, मगर इस पे मैंने थोड़ा सा सोचा था कि यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में फिलैंथ्रोपिस्ट हजरात जो है वो हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये थोड़ा अर्सा परसिस्ट करता है, हमें फंड्स नहीं आते, तो फिर हमारे जहन में ये प्लान है कि हम किसी फिलैंथ्रोपिस्ट को रिक्वेस्ट करके तो इसकी बुनियादी सी रेनोवेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हम रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये हमारा एक फेस है, मैं समझता हूँ फैसलाबाद का, हमारे जितने इवेंट्स होते हैं वो यहीं पर ही हुआ करते हैं, तो मेरा ख्याल वहाँ सफाई सुथराई और उस बिल्डिंग की अपकीप जो है वो अगर बेहतर होगी तो वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाते हैं यहाँ आने वाले लोग जो हैं। सर, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए स्पेशल चिल्ड्रंस की, तो इनका यही कहना है कि रैंप्स अवेलेबल ना होने की वजह से बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर नक्शे इस तरह से पास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद नहीं रैंप्स बन रहे, तो फिर सर क्या कहेंगे? इनके लिए तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं इन बच्चों के लिए। देखिए, दुनिया भर में जो महज़ब मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क, मैं गरीब मुल्कों की बात नहीं कर रहा, वहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि डिसेबल पर्सन जो हैं उनको वो गाड़ियों में उनके लिए जगह रखी जाती है, वाशरूम्स गाड़ियों में उनके लिए बनाए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लाज़ों में हर जगह उनके लिए अलहदा से एक एहतमाम होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आम लोगों के लिए नहीं होता। बहुत सारी सहूलतें जो अभी जैसे आपने आर्ट्स काउंसिल की बात की, तो वहाँ मतलब जो मैक्सिमम लोग तो दूसरे ही जाते हैं ना, नॉर्मल जो लाइफ गुजारते हैं, तो आम पब्लिक के लिए भी वो सहूलतें मुयसर नहीं हैं जो बाज़ मुल्कों में डिसेबल्स को मिल जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ। अच्छा हनान, मैं आपके इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए और डीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक सवाल करना चाहूँगा डीसी साहब से। बेसिकली असल में होता है कि आपके जहन में क्या है, जब तक आपका विजन क्लियर ना हो शहर के बारे में, तब तक आप फिर उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाते। हमारे यहाँ 2 डीसी हमेशा याद रखे जाएंगे, एक नसीम सादक को और एक नूरुल अमीन मैंगल को। माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, शहर की डिज़ाइनिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, चौकों चौराहों की, स्लिप रोड्स की कमाल, और सड़कों को कुशादा करने के हवाले से तजावज़ात ऐसी ख़त्म की, और जो ये स्टेशन के साथ साथ जो वो नाला सा जाता है वो कितना गंदा और किस तरह का होता था, और कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग करके दरख्त लगाए गए, तो ये कमाल था उनका, बहुत ज़बरदस्त। और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्रेस वे हो, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, या जो भी नॉनली क्लेम करती 45 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो उनके अदवार में लगे, तो वो उसमें बहुत सारा जो मास्टरमाइंड नूरुल अमीन मैंगल। अब इनको बिल्कुल डिफरेंट हालात मिले, इसमें कोई शक नहीं। वो नून लीग का दौर था, हमें बहुत सारे उनसे गिले शिकवे भी हैं कि शहर के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा इक़्तिदार मिला। अभी इस गवर्नमेंट की मुश्किलात, उसमें कोई शक नहीं, हम तस्लीम करते हैं। ये फंड्स का भी मसला है, जब नई गवर्नमेंट आती है बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसाइल पिछली गवर्नमेंट्स भी छोड़ जाती हैं आने वालों के लिए। तो लेकिन इसके बावजूद मैं डीसी साहब से ये जानना चाहूँगा कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज
इनका विजन क्या है फैसलाबाद के बारे में, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर प्लीज सर। जी, इसमें जैसा कि डोगर साहब ने अभी जिक्र किया, देखिए रिसोर्सेज एक ज़माना था जिसमें डीसीओ का जो ऑफिस था वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते थे और तमाम जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल वो उस ऑफिस से ही राउट होके जाया करते थे। तो उसमें ज़ाहिर है आपके पास जब फंड्स होते थे तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान भी कर सकते थे। अभी जो हमारे पास अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो एज सच डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे नहीं होते, तो उसमें हमारी एक तो क्लीन एंड ग्रीन वाला जो हमारा इनिशिएटिव है, हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें, और हमने जितना भी इस पे काम किया है शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, अभी हम कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी ऐड करवा रहे हैं। तो वो तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिल के या फिलैंथ्रोपिस्ट हज़रात के साथ मिल के किए, उस पर गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो एक तो इसमें क्लीन एंड ग्रीन वाला इनिशिएटिव है। दूसरा पार्किंग, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसलाबाद का एक प्रॉब्लम है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्किंग प्लाजा नहीं भी बनता जिसके लिए गवर्नमेंट के फंड्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसके बगैर भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्किंग का जो एक प्रॉब्लम है उसको हम जो उसमें बेहतरी लाएँ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे मुख्तलिफ जो महकमे हैं जिनका फॉर एग्जांपल अब एजुकेशन है, हेल्थ है, यहाँ पर इनके डिपार्टमेंट्स में इंटरनल जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी उसके लिए भी वहाँ के मुलाजमीन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स से वो अब ई ट्रांसफ़र्स का सिलसिला जो है वहाँ स्टार्ट हो गया है बहुत सारी जगहों पे। इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर भी पब्लिक इंटरेक्शन ख़ास तौर पे हमारे महकमा माल में पब्लिक का आना जाना होता है उसको भी हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ले जाएँ, ताकि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है और जहाँ पर एक थोड़ा सा करप्शन का एलिमेंट आता है उसको हम रिड्यूस करें और लोगों को घर बैठे अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ट्रांसफ़र से रिलेटेड या जो हमारे ई खिदमत सेंटर हैं वहाँ पर हमारी जो 12-13 सर्विसेज हैं उनको हम एक्सपेंड करें, ताकि जो एक जो मॉडर्न इस वक्त दुनिया में आपको घर बैठे तमाम सहूलियात आप अवेल कर सकते हैं, उस तरफ हम अपना फैसलाबाद शहर को जो है वो लेके जाएँ। बाकी ज़ाहिर वक्त के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी जो मेजर आर्टरीज़ हैं शहर की, वो मैं समझता हूँ उनको रिपेयर की शदीद ज़रूरत है, और अगर इसमें डिले हुआ तो एक तो इनकी हालत मज़ीद खस्ता होती चली जाएगी और दूसरा है कि उसमें मज़ीद कोई 2-3-4 गुना शायद इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अभी सीएम साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 13 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है फैसलाबाद का, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमारे जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और वासा से रिलेटेड ये रोड्स नेटवर्क के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी उसमें हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ पैकेज आने के बाद शहर की सूरत हाल जो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। चलें सर, हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शहर फैसलाबाद को बेहतर बनाने के लिए आपका जो विजन है अल्लाह ताला आपको उसको कंप्लीट करने की तौफीक दे। तो बहुत शुक्रिया सर आज के शो में आपका आने के लिए। तो सर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त हो तो आपको जना कॉलोनी जाना पड़ेगा प्राइम हेयर क्लब पे, ताकि आप बेहतरीन हेयर स्टाइल बनवा के अपनी शख्सियत को संवार सके। तो जनाब हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले आज शहर फैसलाबाद का मौसम का अहवाल जो है वो जानेंगे टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, फॉग के कितने चांसेस हैं, स्मोक के कितने चांसेस हैं, और दर्जा राहत कितना कम होगा आने वाले दिनों में? जी हनान, फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो इस वक्त सर्द और ठंडा है, और गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले होने वाली हल्की हल्की बूंदाबांदी से मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया था। अगरचे धुंध की तो छुट्टी हो गई, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आज दिन के आगाज़ से ही बादलों ने जो है सूरज को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया, और बादल जो है वो मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं फैसलाबाद और उसके गिरदोनवा में, जिससे जो है वो सर्दी का हवा में खुनकी बढ़ने से
सर्दी जो है वो मजीद बढ़ गई है, सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है और इस वक्त दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुई। आज दिन का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 90% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं शेफ की तरफ और जानते हैं उनसे कि आज क्या बनाने जा रही हैं। शेफ कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाने जा रहे हैं आज? तो यहाँ पे शहद भी पड़ा है, स्पाइसेस भी काफी ज्यादा हैं और भी चीजें हैं। क्या बनाने आज? कुछ मुनफरिद लगता बनने जा रहा है। आज हम लोग चाइनीज डिश बना रहे हैं, हनी चिकन विद फ्राइड राइस। हनी चिकन तैयार किया जा रहा है जनाब और फ्राइड राइस होंगे उसके साथ। तो मैं चाहता हूँ उसकी रेसिपी आप बताते चलें ताकि लोगों को पता चल सके कि कितनी क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, सबसे पहले जो हम हनी चिकन को फ्राई करेंगे उसका मैरिनेशन एक बनेगा, उसकी सबसे पहले मैं रेसिपी बताऊंगी। मैंने तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया, उसको आपने जूलियन कट में करना है, लंबे स्ट्रिप्स में। 500 ग्राम चिकन है, उसको मैरिनेट करना है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, वाइट फ्लावर लेना है इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, और मेरे पास ये लेमन जूस है, 1 टीस्पून लेमन जूस डालूंगी, और मेरे पास ये पेस्ट है थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, हाफ टी स्पून वो डाल के एक अंडा डालूंगी और उसको मैरिनेट करके रख दूंगी। और फिर जब वो ओवरनाइट करे बेहतर है, 2 घंटे पहले करे बेहतर है, फिर उसको फ्राई करूंगी। फिर नेक्स्ट उसकी जो ग्रेवी बनेगी उसमें मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल डाल के थोड़ा सा जो मेरे पास ये गार्लिक रखा हुआ है वो मैं इसको सौते करूंगी, उसमें मैं ऐड करूंगी ये सॉसेस मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास चिली पेस्ट है, ये सांभल जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो वाला चिली पेस्ट है, सांभल पेस्ट है। ये मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी। मेरे पास टमाटो पेस्ट है वो मैं इसमें 1 टेबलस्पून अच्छा, बात बात होता है चीजें लोगों को पता नहीं चलती कहाँ से मिलेगी। ये सांभल पेस्ट मिलती कहाँ से या बनानी कैसे, थोड़ा सा बता दें ताकि ऑडियंस को पता चल सके। सांभल पेस्ट आराम से आप किसी भी मार्केट में सुपर स्टोर से आराम से मिल जाएगी। ठीक है। इसमें मैं केचप डालूंगी, सोया सॉस, हॉट सॉस है इसमें 1 टेबलस्पून वो डालूंगी, सोया सॉस है ब्लैक वाली, डार्क वाली सोया सॉस है 1 टेबलस्पून मैं इसमें ये डालूंगी, और सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी, चिली फ्लेक्स है मेरे पास वो ऐड करूंगी, थोड़ा सा मेरे पास स्प्रिंग अनियन है उसका व्हाइट पार्ट डाल के उसको सॉस टाइप ये बनेगी, और इसमें शहद जाएगा 2 टेबलस्पून क्योंकि ये हनी चिकन है। तो ये स्प्रिंग अनियन भी इसके अंदर यूज किए जाएंगे। 2 टेबलस्पून में इसमें हनी डाल के अच्छा सा ग्लेसी सा जो इसका सॉस बनेगा। फिर जो चिकन हम लोगों ने फ्राई की होगी उसको हम लोग जो सॉस हमने बनाई होगी उसमें डाल के इसको हम लोग कोट करेंगे और एंड में सेसमी सीड्स डाल के इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है। साथ में फ्राइड राइस है, नॉर्मल फ्राइड राइस 2 दफा मैंने रेसिपी बताई, एक दफा और बता दूं। जी जी जरूर बताएं ताकि लोगों को पता चल सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तब नहीं टीवी ऑन किया हुआ था, अब किया है, तो उनको पता चल जाए रेसिपी के बारे में। ऑयल थोड़ा सा डाल के उसमें मैंने 2 एग्स, उसमें थोड़ा सा अगर आपको कलर ऐड करना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट डाल के आपने एग को स्क्रम्बल करना है। स्क्रम्बल करने के बाद उसमें ग्रीन अनियंस डालने बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके। इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, और साथ में मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूंगी और राइस डाल के उसको अच्छी तेज आंच पे इसको स्टर फ्राई करूंगी और साथ फिर सर्व कर दूंगी। अच्छा ये बताइएगा इसे तैयार किस में किया जाएगा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करूंगी जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और विटामिन ई आपके हेयर फॉलिकल्स और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन। तो अगर आप बाजार में जाएं तो सबसे पहले आपका इंतखाब जिस चीज का ऑयल के हवाले से होना चाहिए वो गोल्डन कुकिंग ऑयल होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप चलें जी जनाब, रेसिपी स्टार्ट करें ताकि लोगों को हम साथ साथ स्टेप्स के हवाले से भी बताते चलें। और किंजा मुझे ये भी बताइएगा स्प्रिंग ऑनियंस का ही खास तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उससे क्या टेस्ट में फर्क आता है? एक तो सबसे पहले ये जो हमारी गार्निश होती है उसको बहुत अच्छा एनहांस करता है, प्रेजेंट करता है। और धनिया क्यों नहीं हम यूज करते? धनिया चाइनीज डिशेस है ज्यादातर स्प्रिंग अनियंस यूज होते हैं, धनिया भी हमारी देसी डिशेस में जो है वो इस्तेमाल होता है ज्यादा।
क्योंकि चाइनीज डिश है तो चाइनीज ज्यादातर स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर डेकोरेशन, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हनी कोटिंग लास्ट पे होगी इनके? हनी कोटिंग जो सॉस हम लोग बनाएंगे वो चिकन जो हम लोगों ने मैरिनेट करके फ्राई किया होगा उसमें कोट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? पहला स्टेप हमारा मैरिनेशन होगा। मैं चिकन मैरिनेशन के लिए जो है वो चिकन को किन किन चीजों के साथ मैरिनेट करेंगे ये भी साथ में बताते हैं। ये मेरे पास जूलियन चिकन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जूलियन कट किंजा ने पहले से ही करके रखा था और इसको अब मिक्स किया जाएगा। इसको खास तौर पे मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट किया जाएगा। वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से और कितने कितने होंगे साथ साथ बताते जाइएगा। 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर मैं इसमें ऐड करूंगी। कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून ऑफ वाइट फ्लावर जो हमारा नॉर्मल मैदा हम लोग जिसको कहते हैं वो ऐड किया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूंगी। अच्छा, ये सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस है। सोया सॉस कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती है, एक लाइट होता है, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग में आता है। मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाला है। स्ट्रॉन्ग वाले का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है तो ज्यादा बेटर है कि ये वाला यूज करें। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा हॉट सॉस डालूंगी। कितना टेबलस्पून? तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी टू टेस्ट, क्योंकि इसमें सॉसेस जा रही हैं तो नमक का थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि ज्यादा हो गया तो सारे सॉसेजेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा और टेस्ट वो रहेगा नहीं जो आपका होना चाहिए। एक अंडा मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, एग जो है वो ऐड कर दिया गया और अब इसके साथ धींगा मुश्ती की जाएगी, इसे मैरिनेट किया जाएगा अच्छे से। तो इसको मैरिनेशन करने के बाद ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। अच्छा, ओवरनाइट रखने का भी एक कॉन्सेप्ट है क्या? आपने इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है या फिर इसके साथ साथ आप फ्रीजर में रखेंगे या फिर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे? मतलब कितने टेम्परेचर पे रखेंगे? ज्यादातर फ्रीजर में। अगर आपको यानी फ्रीजर में तो जम नहीं जाएगा? जम जाएगा, लेकिन मैं 2 तरह के बताऊंगी आपको। अगर आपको 2-3 दिन रखना है, कल परसों में बनाना है तो फ्रीजर में रखें। अगर आपको सुबह रात में मैरिनेट किया सुबह बनाना है तो फिर आप इसको नीचे रेफ्रिजरेटर में ही रखें, बेहतर है। और ओवरनाइट रखने से मेरा ख्याल है टेस्ट इसका काफी इनहेंस हो जाता है और इनहेंस होने की वजह से ये जो चीजें किंजा ने इसके अंदर ऐड की हैं उनका टेस्ट इसके अंदर रच बस जाता है। अच्छा, फ्राइड राइस के हवाले से क्या कहेंगे? अगर इसमें कोई मजीद तड़का शड़का लगाना हो, स्पाइसेस ऐड करने हो, मजीद स्पाइसी बनाना हो, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें? सर फ्राइड राइस में वेजीज ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं। चिकन ब्रॉथ होता है जो चिकन हमारा इसका यखनी जिसे हम लोग कहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। वैसे किंजा हमने प्लान किया था कि हम ऑडियंस को सूप बना के भी दिखाएंगे, तो मेरा ख्याल है इस हवाले से भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए हमें और नेक्स्ट वीक के अंदर कोई सूप जो है वो अच्छा सा तैयार करके ऑडियंस को देना, क्योंकि सर्दियों की सौगात सूप को समझा जाता है। आप क्या कहेंगे इस वाले? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं इंशाल्लाह जरूर प्लान कर रही हूँ कि मैं डिफरेंट सूप सिखाऊं इंशाल्लाह आने वाले। और मेरे ख्याल है एक सेगमेंट के अंदर हम 2 से 3 किस्म के सूप जो हैं वो बनाने सिखा सकते हैं क्योंकि उसका बेस सेम होता है। हमारा चिकन ब्रॉथ जो होता है वो होता है, बाकी उसमें एडिशन ही होती हैं चीजें। हॉट एंड सार हो गया और कॉर्न सूप हो गया, इसमें सिर्फ एडिशन ही होंगी और कुछ मसला नहीं है। ठीक है, और सूप की डिमांड तो सर्दियां आते काफी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। यखनी और सूप इस तरह की इंशाल्लाह मैं आगे सर प्लान कर रही हूँ, तो आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी मैं आगे। चलें जी, जरूर आप सिखाइएगा हमें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बताते चलें कि इसे कुक कितनी देर के लिए करना है? फ्राइड राइस कितनी देर के लिए कुक करेंगे हम? ये चिकन जो है ना, ये चिकन तब तक फ्राई करना है जब तक वो क्रिस्प ना हो जाए। क्रिस्पी होंगे तो अच्छा, जब हम लोग इसमें सॉस में कोट करेंगे ना तो वो सॉगी नहीं होंगे, वो क्रिस्प का बरकरार रहेगा, अच्छे से जो है वो बाउंड होगी सॉस और उसका टेस्ट डेवलप होगा। मैं चाहता हूँ जितनी देर मैरिनेशन है उतनी देर हम चावल बनाने स्टार्ट करें या पहले मैरिनेटेड चिकन को? मैं पहले जो है वो इसमें राइस बनाऊंगी। राइस जो है जनाब तैयार किए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉइल्ड राइस हमने क्योंकि बॉयल पहले से कर रखे थे, वक्त कम होता है इस वजह से बॉयल कर दिए थे। तो बॉयल करने के बाद आप इनको जो है खास तौर पे बनाएंगे, तैयार करेंगे। रेसिपी मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक बार फिर से आप बता दें कि अगर वेजिस वगैरह ऐड करनी हो तो वो किस स्टेप पे हम ऐड करेंगे, वेजिस के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से? जब हम लोग इसमें गार्लिक फ्राई करेंगे ना, उसमें फिर हम लोग वेजिस ऐड करेंगे। जैसे कैरेट थोड़ा टाइम लेती है बनने में, उसको कैरेट बिल्कुल छोटे क्यूब में कट करके वो उसको फ्राई करना है। स्प्रिंग अनियन डाल के चिकन आपको ऐड करना है, बॉइल्ड चिकन आप ऐड करें और थोड़ा सा चिकन ब्रॉथ डाल के उसको अच्छे से कुक करें।
अच्छा, अक्सर लोगों की डिमांड होती है किंजा कि खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाने का उनका मन करता है, तो मीठा क्या चाइनीज के बाद क्या मीठा ब्राउनी घर पे किस तरह से बनाते हैं और दीगर चीजें किस तरह से तैयार की जाती हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें, कोई छोटी सी रेसिपी किसी मीठे की। अच्छा, अब ज्यादातर लोग पसंद करते हैं फज ब्राउनी विद आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम ज्यादातर। तो ब्राउनी की रेसिपी चॉकलेट फज जो होती है, मैं उसकी थोड़ी सी रेसिपी इलेबोरेट कर देती हूँ। उसमें जाती से 250 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट लेंगे, 250 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर लेंगे, इसमें फ्लावर जाएगा तकरीबन 200 ग्राम फ्लावर जाएगा, 3 अंडे हम लोग इसमें डालेंगे। बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाता है क्योंकि ये थोड़ी फजी होती है, इस वजह से इन सबको पहले आपने चॉकलेट और बटर को मेल्ट करना है, देन आपने इसमें शुगर, इसमें ब्राउन शुगर डालें या फिर व्हाइट शुगर डालें। ब्राउन शुगर ज्यादा बेहतर रहती है ब्राउनी में, हम लोग ब्राउन शुगर डालेंगे। इन सबको हमने डाल के अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो शुगर के क्रम्स है वो ना रहें। डाल के इसको तकरीबन 180 पे बेक करना है। इसका बड़ा प्यारा सा क्रस्ट आता है ऊपर, ब्राउनीज का जैसे नॉर्मली होता है वो करें, और साथ में वनीला आइसक्रीम आप गरम गरम निकालें, ऊपर वनीला आइसक्रीम का स्कूप डालें। अच्छा, वैसे शेफ किंजा हमारे यहाँ डिशेस तो बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन ज्यादातर इनकी स्पेशलिटी जो है वो बेकिंग है और स्वीट्स के अंदर बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोग घरों के अंदर गुलाब जामुन भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा नहीं बन पाता जैसा बाजार से मिलता है, उसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो टाइप्स बहुत आ गई हैं गुलाब जामुन की। ब्रेड होता है, ब्रेड गुलाब जामुन होता है, खोए से जो बनता है वो होता है, सूखे दूध से बनते हैं वो अलग होता है। लेकिन ज्यादा बेटर जो है जो खोए से हम लोग बनाते हैं, वो मेल्ट करके खोया बनाते हैं, उसको कुक करते हैं, देन उसको अच्छी तरह मैश किया जाता है, फिर उसकी बॉल्स बनाई जाती हैं, फिर उसको फ्राई करके जो शीरा बनता है एक तार वाला उसमें डाल के उसको तो बड़े बेहतरीन गुलाब जामुन बनते हैं। हलवा भी तो तैयार किए जाते हैं, हलवों के हवाले से आप क्या कहेंगी? उसकी भी रेसिपी पूछेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया सिकंदर जुल्करनैन साहब ने, जो कि माहिर तालीम दान भी हैं और तारीख दान भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। सिकंदर साहब, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर का महीना अक्सर औकात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी यादें रखता है। शहर फैसलाबाद की भी इस दिसंबर के साथ कुछ यादें वाबस्ता हैं, मैं चाहता हूँ आप वो भी शेयर करें हमारे साथ। तारीख की जो दिसंबर की यादें हैं शहर फैसलाबाद की, हमारे साथ शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया सब देखने वालों को, जुमा मुबारक। दिसंबर वैसे तो जो हमारे शोरा हैं उनके हिसाब से को अपनी इसकी वैल्यू है, तो मैं तो चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ तो तारीख़ की बात करूँगा। शहर फैसलाबाद जो कि 1977 से पहले लायलपुर था, तो दिसंबर की जो पहली अहमियत ये है कि जब इसको 1904 में डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला, तो 1 दिसंबर 1904 में हमारा जो लायलपुर था ये ज़िला बना। इससे पहले ये एक तहसील थी ज़िला जंग की, ये 1896 से लेके 1904 8 साल तक ये तहसील रही। तो 1904 में, और वो महीना था दिसंबर का, 1 दिसंबर 1904 में हमारा ज़िला बना। और ये हमारा जो ज़िला था ये मुल्तान डिवीज़न का, आपको पता ही है डिवीज़न में ज़िले होते हैं, अजला होते हैं, तो 1904 में ये मुल्तान डिवीज़न का ज़िला बना। और फिर जब 1954 में 54 में सरगोदा डिवीज़न बनी, तो हमारा जो ज़िला था वो मुल्तान डिवीज़न, चूँकि मुल्तान दूर था तो उससे हटा के तो हमारा ये सरगोदा डिवीज़न में शामिल हो गया। और फिर माशाल्लाह 1982 में हमारा फैसलाबाद, ये लायलपुर से फैसलाबाद भी हो चुका था, और 1982 में ये खुद डिवीज़न बन गया। दूसरी अहम बात यह है कि हमारा जो घंटाघर है, क्लॉक टावर है, दुनिया भर में मशहूर है और इसकी बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, वो भी हमारे देखने वालों के लिए दिलचस्प होंगी कि हमारा घंटाघर जो है ये जब 1962 में, वैसे तो बहुत सारे हवाले हैं, मैं आपको बड़ा हवाला देता हूँ इसकी अहमियत, ये हमारा लैंडमार्क है। 1962 में जब सदर अयूब ने आइन बनाया, जो पाकिस्तान का दूसरा आइन था, उसके ऊपर मुख्तलिफ सियासतदानों ने, आइनों कानून के माहरीन ने जो तबसरे किए थे वो इस तरह से थे। जो बड़ा प्रोमिनेंट तबसरा था वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये जो 1962 का आइन बना है ना, सदर अयूब की ज़ेर निगरानी,
इसमें सदर की अहमियत वही है जो लायलपुर के घंटाघर की गलियों में है कि जिस गली से, जिस बाजार से आप देखेंगे आपको घंटाघर नजर आता है। बहुत बहुत जबरदस्त बात की और बड़े बेहतरीन तरीके से कोड की। और आइन को भी 1962 के आइन को भी जिधर से आप देखेंगे सामने आपको सदर ही नजर आएगा। हाँ, तो एक हनान इस हवाले से और भी है कि जो हमारे फैसलाबाद का नक्शा था, मैप था, उसमें आपने भी सुना होगा यूनियन जैक, उसमें बात करता हूँ। घंटाघर की मैंने इसलिए बात की कि ये 2 साल में तकमील इसकी हुई थी। ये 14 नवंबर को 1903 में इसका जो तामीर है वो शुरू हुई थी और 13 दिसंबर 1905 को हमारा ये घंटाघर मुकम्मल हुआ था। और इस घंटाघर से जुड़ी यादें ये हैं कि जिन इंजीनियर ने ताजमहल आगरा बनाया था, उन्हीं की नस्ल में से एक मिस्त्री था, मेसन था, जिसका नाम था गुलाब खान, और वो आगरा का ही रहने वाला था। आगरा में मोहल्ला आलम खान है, जहाँ छोटी सी एक आगे बस्ती है जटपुरा का रहने वाला था गुलाब खान। तो उसने ये हमारा घंटाघर तामीर किया था और उस तामीर के दौरान ही गुलाब खान की जो बच्ची थी छोटी, जिसका नाम नन्नी था, वो भी यहीं फौत हो गई थी। और एक मजदूर था गुलाम मसीह, वो भी फौत हो गया था और उसकी भी लोगों ने यहाँ बड़ी मतलब उस हवाले से फाइनेंशियली हेल्प किया। तो ये 13 दिसंबर 1905 को हमारा घंटाघर मुकम्मल हुआ था। इससे बड़ी जुड़ी हमारी यादें फिर कभी करेंगे, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। और अगली दिसंबर की बात यह है कि 13 दिसंबर 1928 को लायलपुर में पहले मुसलमान डीसी साहब जो थे वो अपॉइंट हुए थे। क्या बात? जी, उससे पहले जितने डीसी थे वो या तो अंग्रेज थे या वो ज्यादातर हिंदू थे। ये कब की बात है? 1928 में। 1928 ये 29 में डीसी थे और मलक मोहम्मद अयाद खान नून उनका नाम था। 13 दिसंबर 1928 को पहले मुसलमान डीसी लायलपुर में तैनात हुए थे। और यहाँ के मुसलमानों की, शहर में मुसलमानों की आबादी कम थी लेकिन देहाती एरिया में बहुत ज़्यादा थी। तो जाहिर है वो एक होता है ना कि वो अंग्रेज़ ही है या हिंदू हैं ज़्यादातर डीसी, तो मुसलमानों को उस हवाले से बड़े मसाइल थे। तो एक समझें कि एक ब्लेसिंग उन्होंने कि पहला मुसलमान जो डीसी था 13 दिसंबर 1928, और वो नंबर के हिसाब से 29वें डीसी थे लायलपुर के। तो ये भी एक दिसंबर की याद है जो हमें थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए कि हमारे अपना जो शहर है उससे हम कहीं दूरी ना हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो घंटाघर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये घंटाघर और इसका जो 8 बाजार है हम सब ने देखे हुए हैं। इस हवाले से ना एक वो है कि हम कहते हैं कि जो डिज़ाइन था ना लायलपुर का, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो हमें विरसे में जो एक डिज़ाइन प्लान सिटी मिला था वो लायलपुर ही था। फिर हमने एक प्लान करके इस्लामाबाद बनाया, बाकी तो आपको पता ही शहरों की प्लानिंग जैसी है। तो अमूमन असातिज़ा में, तलबा में ना ये गलत फहमी है कि वो कहते हैं यूनियन जैक के नक्शे पे हमारा लायलपुर बना था। तो वो यूनियन जैक आपको पता है इंग्लैंड का वो फ्लैग है जिसमें वो पट्टियाँ हैं और क्रॉस है और 4 मेन है। तो उस ज़माने में जो टाउन प्लानिंग थी ना उसमें मैप्स ही 2-3 थे। ये नहीं है कि हमने कोई वो कहते हैं कि सदर अयूब ने ही शायद किसी ने या सदर ज़ियाउल-हक ने कहा था कि लायलपुर को देखें तो अंग्रेज़ों का जो झंडा है वो हमारे पाँव तले है। इस तरह की मुख्तलिफ बातें, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ उस ज़माने में जब ये डिज़ाइन हुआ था शहर, 1897 में पहली बिल्डिंग है ये जो रेल बाज़ार के बाहर दरवाज़ा है, ये सबसे पहली बिल्डिंग है, गुमटी और रेल बाज़ार का बाहर वाला गेट 1897। 1903 में घंटाघर बनना शुरू हुआ और उसके बाद ये बाज़ार जो थे, ये रेल बाज़ार, कचहरी बाज़ार और कारखाना बाज़ार सबसे पहले बने। उस ज़माने में टाउन प्लानिंग के 3 ही डिज़ाइन थे। एक आयरन ग्रिड होता था, एक वो ट्री ग्रो होता था कि जैसे मर्जी आप, आयरन ग्रिड होता था वो 4 खाने बनाते जाने, आपने कोई भी बस्ती कोई भी टाउन बनाना तो 4 खाने बनाते जाने। एक ट्री ग्रो होता था कि जिधर आपको जगह मिली आप मकान बना लें। एक था यूनियन जैक, ये बेसिकली मैप था, ना कि इसकी को पॉलिटिकल वो थी कि मैप ही अवेलेबल ये था यूनियन जैक वाला। तीसरा जो था उसमें यही मैप है कि 4 बड़े बाजार आपने बना दे जो सीधे हैं और 4 तिरछे बना दिए जो आप देखते हैं कि छोटे बाजार हैं। तो बेसिकली ये टाउन प्लानर ने प्लान करके बनाया, इसमें कोई सियासत वो ऐसी इन्वॉल्व नहीं है। तो अक्सर हम कह देते हैं, उसका सबूत हमारे पास नहीं होता है कि हम उस ज़माने में तो मतलब एक तरह के एम्पीरियलिज्म के गुलाम ही थे ना जब ये शहर बना था।
तो उन्होंने अगर उनका झंडा हमारे पाँव में आना तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो जाहिर है यहाँ के आका थे और ये पूरा हिंदुस्तान ही आपको पता है गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो सिर्फ वो टाउन प्लानिंग के हवाले से वो मैप की टेक्निकलिटी थी, उस मैप को सामने रख के, लेकिन ये बहुत खूबसूरत शहर बन गया और आज भी हम देखते हैं कि वही घंटाघर, उसकी तामीर वैसी, वही जो बॉम्बे की पैराडाइज कंपनी ने जो क्लॉक लगाए थे उस जमाने में 1905 जनाब क्लॉक अब चेंज हो गए तो नहीं अब चेंज किए ना, लेकिन बड़ा अरसा उसने देखो 1905 में मुकम्मल हुआ है तो अब 2020 चल रहा है तो 115 साल हो गए। तो कुछ उसने हमने कुछ एज नहीं की। एक आधा सवाल आ जाता है तलबा के लिए कि इसकी हाइट कितनी है। अब नीचे से आपको पता हम अर्थ फिलिंग बड़ी करते हैं घरों में भी, कॉलोनीज में भी। जब बना है तो उस वक्त इसकी 100 फीट हाइट थी, अब थोड़ी कम हो गई है नीचे से क्योंकि फ्लोर ऊपर हो गया। तो 4 इसकी मंजिलें और 100 फुट इसकी जो हाइट ऊंचाई वो थी। तो ये हमारी दिसंबर से जुड़ी बहुत सारी दूसरी भी यादें, लेकिन ये बड़ी यादें हैं जो हमें। कोई इंटरेस्टिंग या जो लोगों की नजरों से ओझल हो, उनको पता ना हो, कोई इस तरह की चीज? ये इसी तरह ही है कि मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ अलॉटमेंट हुई थी ना सांदलबार की या लायलपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ उन्होंने बुलाया था जिमींदार घराने, मशरकी पंजाब जहाँ आबाद जिले थे, लोग काश्तकारी से मुंसलिक थे। जिम्मेदार घराने जो हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले सिकंदर जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद थे और फैसलाबाद की तारीख के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। तो जनाब आप बता रहे थे कि जमींदारों को लाके यहाँ पे बसाया गया। मैं चाहता हूँ वहीं से बात को कंटिन्यू किया जाए। जी, यहाँ जमींदारों को लाके बसाया गया इसलिए कि यहाँ जो मेन प्रोफेशन था ना वो ज़राअती था। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ज़्यादा जो देहाती इलाके थे वहाँ पे मुसलमान, सिख, हिंदू ये सारे आबाद हुए। लेकिन शहरी जो अर्बन एरियाज थे ना वहाँ ज़्यादातर हिंदू थे, सारे कारोबार उनके पास थे। तो मुसलमानों को जो मसाइल पेश आते थे शहरी इलाकों में, तो उनका अपना अगर अफसर नहीं होता था तो आपको पता ही जैसे हमारी टेंशन होती है रिलीजियसली, तो वो उसमें अच्छा जो आप यादें कह रहे हैं कि कोई जो आम लोगों के जहन में, तो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े सियासी और मजहबी रहनुमा थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। 1932 में उन्होंने लायलपुर का विजिट किया था। हमारा जंग बाजार वाला जो रीगल चौक है वहाँ उन्होंने रात गुजारी थी। और लायलपुर कॉटन गांधी ने? जी, महात्मा गांधी ने। और लायलपुर कॉटन मिल आपने नाम सुना होगा, उन्होंने उसका, जिसे लाल मिल कहा जाता है। जी, लाल मिल कहा जाता है, उसका इफ्तिताह महात्मा गांधी ने किया था। अरे और जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे 17 साल, पहले प्राइम मिनिस्टर 17 साल वो, उन्होंने 2 दफ़ा 1937 में और 1947 में लायलपुर का विजिट किया। और धोबी घाट ग्राउंड में उन्होंने लोगों से पब्लिक रैली से खिताब भी किया। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म अलैहिर्रहमा उन्होंने 17 नवंबर 1942 को यहाँ विजिट किया और धोबी घाट ग्राउंड में उन्होंने पब्लिक रैली से खिताब किया और उर्दू में खिताब किया था। ये भी बड़ी बात है कि उर्दू में खिताब किया था। और फिर एडवीना माउंटबेटन जो वायसराय हिंद थे आखिरी, लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी जो बेगम थी एडवीना, लेडी एडवीना माउंटबेटन, उन्होंने भी 1947 में लायलपुर का विजिट किया था। जो महाजरीन की आबादकारी के हवाले से मसाइल पेश आ रहे थे उनको देखने वो खुद लायलपुर आई थी। तो ये बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो हमारे शहर फैसलाबाद को विजिट कर चुके हैं। हमें चूँकि उस चीज़ का पता नहीं है तो हम सेलिब्रेट नहीं करते। और कायद आज़म ने ही 18 नवंबर 1942 को ये धोबी घाट ग्राउंड, उस ज़माने में इसे ईद बाग कहते थे मुसलमान और हिंदू से कहते थे दशहरा ग्राउंड, तो यहाँ कायद आज़म ने ही खिताब करते हुए 1 लाख लोगों का मजमा था। तो कायद आज़म ने फरमाया था कि ये जो शहर है ये बरसगीर का बहुत बड़ा शहर है, बड़ा अजीम शहर है। और मेरी उम्मीद है कि आइंदा भी चल के ये शहर जो है अपनी अजमत को बरकरार रखेगा। और उसी दिन से ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहलाता है। और यही वजह है कि आज भी इसकी अजमत बरकरार है। कुछ सूफी, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से निकले अल्फाज जो हैं वो अल्लाह कबूल कर लेता है। तो शायद उसी वजह से आज शहर फैसलाबाद पे जो है वो काफी रहमत है। तो जनाब आज के सवाल का जवाब देने वाले जो विनर्स हैं उनके नाम मैं अनाउंस कर देता हूं। मोहम्मद इकबाल, इब्रार अरशद, शबाना कौसर, नौरीन और वासफ। मैं फिर से जो है वो उनके नाम रिपीट कर रहा हूं। मोहम्मद इकबाल,
इब्रार, शबाना कौसर, नौरीन और वासिफ, ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने आज बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाचर्स जो हैं वो जीते हैं। तो दोबारा चलते हैं सिकंदर जुल्करनैन की तरफ। जनाब, खलीके फैसलाबाद एक किताब है जो कि आपने लिख रखी है, कायदे आजम के एक अजीम साथी थे जिनके ऊपर आपने ये किताब लिखी। तो मैं चाहता हूं इसके हवाले से कुछ थोड़ा जिक्र करें, हमें बताएं ये साहब कौन थे, किस तरह से कायदे आजम के साथ मुंसलिक थे और कौन से बड़े काम इन्होंने किए और इनकी वजह से हमारे शहर का नाम किस तरह से रोशन हो रहा है। जी हनान, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। तो हमारे आबा ने जिन्होंने इस शहर की खिदमत की है, हम उससे ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, उनकी खिदमत को हर वक्त सराहना चाहते हैं। और मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये मरहूम गुलाम रसूल खलीक कुरैशी साहब, जो इनकी खिदमत है ना पाकिस्तान बनाने के लिए, फैसलाबादियों के लिए, लायलपुरियों के लिए, इन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कि 18 नवंबर 1942 को जब कायदे आज़म यहाँ धोबी घाट में पाकिस्तान बनाने के हवाले से खिताब कर रहे थे, तो उनके सामने स्टेज के ऊपर खलीक कुरैशी को ये बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने कायदे आज़म की शान में अपनी, चूँकि वो शायर भी थे, सहाफ़ी भी थे और तहरीक पाकिस्तान के बड़े सरगर्म कारकुन थे, तो कायदे आज़म की शान में जिस बंदे को उनके बिल्कुल सामने स्टेज के ऊपर अपनी नज़म कहने का शरफ़ हासिल हो, वो मेरा ख़्याल है कि उसकी अज़मत, उस बंदे की खुलूस खिदमत के हवाले से हम क्या मतलब अल्फाज कह सकेंगे। तो ये एक सिलसिला है कि हम फैसलाबाद के जो खुसूसन रफ्तगां हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिन्होंने किसी भी शोबे के हवाले से इस शहर की खिदमत की है, हम उनका नाम जो है वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उन लोगों के ऊपर उनकी खिदमत के हवाले से अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, आवाम की बड़ी दुआएं हैं। तो ये कोशिश थी कि उनकी जो खिदमत है ना, उनको लोगों के सामने किताबी सूरत में लाया जाए। तो बिल्कुल लाना भी चाहिए, क्योंकि ये वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और खून पसीना एक किया, और इन्हीं की जद्दोजहद की वजह से आज हम एक आज़ाद रियासत में मौजूद हैं। किंजा से मैं पूछूंगा, किंजा कहाँ तक आज की हमारी जो डिश है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द आप इसे तैयार करके प्रेजेंट करें ताकि ऑडियंस को हम दिखा सकें। तो कितनी देर और लगेगी? बस इसका सॉस बनेगा और उसमें मैरिनेट होके मैं चले, मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लें। उतनी देर सिकंदर जुल्करनैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप खलीके फैसलाबाद, इनका तो ताल्लुक फैसलाबाद से, बहुत अच्छे इन्होंने काम भी किए और भी बहुत सारे शोरा कराम होंगे। मैं चाहता हूँ आप उनका भी नाम लें, वन बाय वन उनको भी डिस्क्राइब करें, किस तरह से उन्होंने मेहनत की, इस शहर का नाम किस तरह से उजागर किया। दूसरे मैं चाहता हूँ कि आज खलीक कुरैशी मरहूम पे हम थोड़ी सी बात कर लें। जी जी, क्योंकि इनके 3 हवाले हैं। अगर शायरी की बात करें तो पाकिस्तानियत इनकी शायरी में, और नात या शायरी जो है वो इनके बड़े हवाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा तारफ़ इनका सहाफ़त है। 1948 से 1974 तक, अपनी वफ़ात तक, जो फैसलाबाद का मकबूल आम अखबार था, अवाम अखबार, उसके साथ मुंसलिक रहे। और तीसरा इनका जो मेरे लिए बहुत बड़ा हवाला है, वो तहरीक पाकिस्तान में इतनी सरगर्मी से, इतने खुलूस से इन्होंने काम किया कि एक तो जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा यहाँ तशरीफ़ लाए, तो वो जो इस्तकबालिया कमेटी थी उसके सरगर्म रुकन थे। फिर कायदे आज़म की जो मेहनत थी, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनका दर्द था, उसको एक नज़म की सूरत में पेश किया, जो आज तक हर बंदा फैसलाबाद के खलीक कुरैशी का हवाला उसी नज़म का देता है। अच्छा, पाकिस्तान बनाने के हवाले से उनका जो जुनून था ना, वो यहाँ जो मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद है, यहाँ के तालिब इल्म रहे। उसके बाद वो लाहौर में इस्लामी कॉलेज, जो रेलवे रोड है, मशहूर व मारूफ जो तहरीक पाकिस्तान का गढ़ था, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद यहाँ आ गए और 1948 ये जो लायलपुर गज़ट अखबार था उससे भी मुंसलिक रहे। लेकिन 1948 से वो लगातार 1974 तक, अपनी वफ़ात तक, वो अवाम अखबार में अपने जो अदारिये थे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अज़मत के हवाले से, पाकिस्तान के हुसूल का जो मकसद था, जो फ़िलासफ़ी थी, वो क़ारीन तक पहुँचाते रहे। लेकिन जो उनकी बहुत प्यारी बातें हैं वो ये हैं
कि पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने घंटा घर में ये जो एक है अपने कचहरी बाजार और रेल बाजार के दरमियान जो कोना है उस पे पाकिस्तान का शेख फिरोजुद्दीन के साथ मिलके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा ये बनाया। गोल का जो जी कोना जो है, कोना कॉर्नर, ये रेल बाजार चौक है जो, जी रेल बाजार और कचहरी बाजार वाला कोना जो है, और एक यहाँ था, एक नक्शा था चिन्नौड़ बाजार और अमीपुर बाजार के दरमियान दीवार के ऊपर बहुत बड़ा नक्शा पाकिस्तान का बनाया हुआ था। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान उस वक्त तो पता नहीं था ना कि कोई शायद लोग समझते थे मुसलमानों को, तो कन्विक्शन था कि पाकिस्तान बनेगा, तो वो बड़ा नक्शा उन्होंने बनाया था शेख फिरोजुद्दीन के साथ मिलके, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अच्छा, दूसरा उन्होंने 1937 में मजलिस पाकिस्तान लायलपुर, ये एक अंजुमन, एक तंजीम यहाँ बनाई। ये 1937 की मैं बात कर रहा हूँ, जब बहुत कम लोगों को ये ख्याल आ रहा था कि कोई पाकिस्तान भी बनना है और ये जो शहर है लायलपुर इसने भी पाकिस्तान में शामिल होना है। तो ये 1937 में उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, सेक्रेटरी इसके बने और लोगों को मोटिवेट किया 1937 में मजलिस पाकिस्तान लायलपुर। जबकि पाकिस्तान का भी नाम तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में मुतारफ करवाया था ना, तो लोग तो अभी शक्को शुबे में थे, लेकिन हमारे अबा का तो ये यकीन था कि पाकिस्तान बन जाएगा। अच्छा, फिर उनका जुनून आप देखें कि 1946 में उनके भांजे की शादी हुई। आपको पता पाकिस्तान अभी नहीं बना था, तो उनके ज़्यादातर दोस्त हिंदू थे शहर वाले, तो उन्होंने जो शादी वाला सेहरा होता है वो चिनौड़ से शनील के ऊपर खास तौर पर वो अपने भांजे के लिए बनवाया 1946। बिल्कुल, और उस वक्त के दौर के कल्चर और चीजें जो हैं वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हाँ। और बहुत सारे और भी मशाहिर होंगे जिन्होंने बहुत काम किया होगा पाकिस्तान के लिए, बड़ी जद्दोजहद की होगी, अपनी शायरी और दीगर चीज़ों के जरिए जो है वो अपना नाम सफ़े अव्वल में उन्होंने शामिल किया। तो बहुत शुक्रिया सिकंदर जुल्करनैन साहब, वक्त क्योंकि कम था, मैं चाहता था आपकी डिस्कशन बड़े गौर से और सुनता ही रहूं। डिस्कशन तो आपके पास इल्म का खजाना इस कदर ज़्यादा मौजूद है, आप 2-3 घंटे भी गुफ्तगू करते रहे, तो दिल चाहता है सुनते ही रहे उसे। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको बताते चलें कि शेफ़ किंजा ने हमारी आज की जो डिश है वो तैयार कर ली और बड़ी ज़बरदस्त अरोमा जो है उसका आ रहा है, और प्रेजेंटेशन से भी महसूस हो रहा है कि किंजा आपने बहुत मेहनत की है और ज़बरदस्त तरीके से इसे तैयार किया है। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।